एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाटर, पानी। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे लिए एसेंशियल है। बिना पानी के कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल किंगडम, पानी सभी के लिए ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे पानी धरती पर किस रूप में है, क्या उसका यूज़ है, और पानी जो है हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। एक छोटा सा ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है जो हमें जानना चाहिए। टेरेरियम ये क्या है? तो एक स्मॉल हाउस, एक ऐसा इलाका, छोटा सा जो है आर्टिफिशियल एनक्लोजर, जहाँ पर हम जो है प्लांट्स को उगाते हैं। स्पेशली जो रिसर्च लैब्स होते हैं वहाँ पर जो है ग्लास हाउस में कुछ खास तरह के प्लांट्स को जो है डेवलप किया जाता है। उसी के लिए टेरेरियम वर्ड्स है। फ़िलहाल जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वाटर हमको पता है कि नदियों में है, समंदर में है, या फिर जो है आप हिमालय पे जाओगे या पोल्स पे जाओगे तो वहाँ पे बर्फ़ के फॉर्म में है। तो पानी कई सारे रूप में है जो धरती पर। एडिशनली आपको जो है अपने वाटर साइकिल भी जो है पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर जो है धरती पर ना ख़त्म होता है ना बनता है, वो हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में मूव करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक नदी है, वहाँ से जो है पानी क्या होता है, जैसे ही सन की रेज़ पड़ती है पानी गर्म हो करके पानी जो है इवेपोरेट होता है। आप देख सकते हो पानी जो है इवेपोरेट भाप बन करके ऊपर जा रहा है। वहाँ जाने के बाद जो है कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। चूँकि आसमान में बहुत ज़्यादा पानी इस सरप्लस इकट्ठा होता जाता है, वो एक दूसरे से मिक्स होकर के कंडेंस होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हवा है वो उस पानी का वेट सह नहीं पाती, और फिर जो है वो किसी ना किसी रूप में वो नीचे की ओर जो है मूव करने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। रेन और प्रेसिपिटेशन दो अलग अलग टर्म है। रेन का मतलब जब वो उस पानी के रूप में आए। प्रेसिपिटेशन ऑल फॉर्म, आइदर इट इज़ स्नो, स्लीट, रेन, किसी भी फॉर्म में अगर जो है नीचे आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, रेन पानी के रूप में आना और प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो जो है स्लेट हो, स्नो हो या फिर रेन हो। तो ये वाटर साइकिल प्रोसेस है। इस तरह से धरती से पानी जो है वो आसमान की ओर जाता है, वहाँ पर बादल बनता है, फिर बादल से जो है बारिश होती है, फिर वो नदियों और समंदर में चला जाता है, फिर ऊपर घूमता रहता है। तो इस तरह से एक साइकिल सी बनती रहती है। दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। कुछ नई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने छोटे क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। तो अब हम आगे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अर्थ का जो पानी है उसका जो 97% हिस्सा जो है वो ओशन में है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो कि जो लैंड पोर्शन है ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू वाटर पोर्शन। लगभग जो है क्या कहते हैं 3/4 हिस्सा जो है वो पानी ही, और जो है लेकिन जो हमारे पास धरती पर जो पानी है उसका 97% पानी जो है वो ओशन में है। अब ओशन में है तो ये पानी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सलाइन है, नमक बहुत ज़्यादा है। एडिशनली आइस कैप्स, मतलब जो पहाड़ों के ऊपर या फिर जो है पोल्स पर जो पानी के अमाउंट है वो लगभग 2%। मीन्स 99% पानी एक ऐसी कंडीशन में जो हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारे यूज़ में क्या आता है, वो आता है ग्राउंड वाटर। वो कितना 0.68%। फ्रेश वाटर लेक, जो कि जो है मतलब हमारे आसपास जो तालाब हैं ये सब जो है फ्रेश वाटर लेक्स में आते हैं, जहाँ से पानी हम यूज़ करते हैं। एडिशनली इनलैंड सी, वो कि उसमें कितना 0.009%। एटमॉस्फियर, जो हमारे एनवायरनमेंट पे हवा में कितना पानी है 0.0019%। रिवर में कितना है, आप जो बड़ी बड़ी नदियाँ देख रहे हो, ब्रह्मपुत्र गंगा नदी देख रहे हो, वहाँ पर जो पानी है 0.0001%। तो कुल मिलाकर के लगभग जो है 3% पानी जो है फ्रेश वाटर है, 3% से भी थोड़ा कम ही है। उसमें भी 2% बर्फ़ के रूप में है, और मुश्किल से 1% पानी हमारे लिए बचता है जो हम पीते हैं। तो इसलिए भी आप समझ सकते हो कि पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। पानी को कंजर्व करना, पानी के अमाउंट बहुत है लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है। अगेन ये जो पानी हमको 1% हमको दिख रहा है, उस 1% में भी कितना पॉल्यूशन है, तो वो भी एक अलग कंसर्न है। फ़िलहाल हम पॉल्यूशन वाले टॉपिक पे नहीं जाएंगे। एक और छोटा सा टॉपिक मिल रहा है सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या है कि पानी के अंदर नमक की कितनी अमाउंट है, हर 1000 ग्राम वाटर में कितना जो है नमक है। तो जो एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज़ 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 ग्राम जो पानी में 35 पार्ट जो है
नमक है ये हमारे समुद्र में। बट अगेन हर समंदर की कहानी एक जैसी नहीं है, कुछ समंदर में जो है नमक बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप डेड सी का एग्जांपल लेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि इज़राइल में जो सैलिनिटी है वो 340 ग्राम है, मतलब 1 किलो पानी में 340 ग्राम नमक है। और इसी कारण चूँकि नमक बहुत ज़्यादा है, इस कारण जो स्विमर हैं वो यहाँ पर फ्लोट कर जाते हैं, वो इंसान कभी डूबता नहीं है, इतना डेंस है। सीधी बात है, जो भी चीज़ हल्की रहती है वो ऊपर आ जाती है। जैसे पानी में हम तेल डालते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है। अगेन पानी में पत्थर डालते हैं वो नीचे डूब जाता है। तो सिमिलरली जैसे पानी में आप जाओगे, अगर आप जो है तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो आप डूब जाओगे। बट यहाँ पर अगर आप डेड सी में हैं तो जो है आप कभी नहीं डूबोगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी 340 ग्राम है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये जो डेड सी है कहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है छोटा सा जो इलाका है डेड सी, यहीं पर जो है डेड सी है। डेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, मतलब इतना नमक है कि कोई प्लांट, कोई एनिमल्स, कोई भी जो है फिशरीज़ जो है इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पर एक मज़ेदार सी एक्टिविटी दिया है कि हमको जो है 2 लीटर पानी लेना है। इस 2 लीटर पानी को हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो धरती का पानी है वो लगभग 2 लीटर है। अब उसने कहा है कि अगर जो है इसमें से हम 1 ड्रॉप पानी निकालें, 2 लीटर पानी मतलब जो है आपका एक जग भर पानी जो होता है, उसमें 1 ड्रॉप पानी निकालें तो वो पूरे दुनिया भर के रिवर को सिंबलाइज करता है। यू कैन इमेजिन कि आप ब्रह्मपुत्रा भी देख लो, ब्रह्मपुत्रा में कितना पानी है। ऐसी ऐसी दुनिया में जो हज़ारों नदियाँ हैं, उन सारे नदियों को पानी मिला दें तो उस रेशियो में सिर्फ 1 ड्रॉप आता है। हाफ स्पून पानी जब उठाते हैं तो ये जो फ्रेश वाटर लेक्स आते हैं, 2 स्पून उठाते हैं तो पूरी दुनिया का ग्राउंड वाटर आता है, और 9 स्पून उठाते हैं तो ये जो सारे पोल, सारे हिमालय और एल्प्स और जो भी पहाड़ों पर जो बर्फ़ के रूप में है वो सारा पानी कलेक्ट हो जाता है। यू कैन इमेजिन कि जो है पानी क्या कंडीशन है। खैर, अगेन वाटर क्राइसिस आप जानते हो, पानी जो है हर जगह जो है पानी की क्राइसिस आ रही है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल गिर रहा है, पानी जहाँ पे है वहाँ पे पॉल्यूशंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें जो है पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक और फैक्ट जो है हमारे आसपास आ रहा है कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के जो हम मनाते हैं, क्यों? ताकि हम जो है पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकें, एटलीस्ट उसका मिसयूज़ ना होने दें चीज़ों, और जो है पानी को बिल्कुल भी बर्बाद ना होने दें। और ये हमें अपने बिहेवियर में भी लाना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि शायद जो है पानी जो है तेल से ज़्यादा महंगा हो और शायद अगली जंग जो है पानी के लिए हो। ओशन सर्कुलेशन, आप अगर देखोगे कि जो भी ओशन है ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस कारण जो ओशन का जो पानी है वो हर जगह सर्कुलेट करता रहता है, सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट में। मतलब पानी बादल बना, बादल बन करके भाप बना, भाप बन करके बादल बन गया, बादल बन करके पानी ऊपर से आसमान में गया, फिर बारिश हुआ, फिर जो है वहाँ से नदियों में गया, नदियों तालाबों से होते हुए बहते हुए फिर जो है वो समंदर में चला गया। तो पानी जो है हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, वो कभी भी फिक्स नहीं होता। अगेन एक और चीज़ आती है कि अब जो ओशन का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। अब जो है 3 टर्म और हमने जानने हैं। वेव्स क्या हैं? तो जब भी आप पानी को देखोगे, जहाँ कहीं पानी होता है तो आप देखोगे उसमें लहरें बनती हैं हमेशा। जैसे उसमें कंकड़ फेंक दिया तो उसमें एक लहर बनती है, कई बार आप समुद्र किनारे जाओगे तो पानी आता जाता रहता है। तो when the water on the surface of the ocean rises and fall alternatively, they are called waves। समंदर की सतह पर जब पानी का सिस्टमैटिक अप एंड डाउन होता है, दैट इज कॉल्ड वेव्स। एक छोटा सा जो है वीडियो है, पर थोड़ा सा वेव्स को हम और देखने की कोशिश करते हैं। ये जो पानी जो अप एंड डाउन हो रहा है, दैट इज वेव्स। द अप एंड डाउन एनर्जी ऑफ द सरफेस, ये जो है वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है वेव्स आते हैं। खैर ये हमारा काम नहीं है, बेसिकली वेव्स पानी का अप एंड डाउन। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो हवाएं जो है बहुत तेज़ी से चलती हैं, और ये हवाएं जो है पानी को धक्का देती हैं। होता है कि जब हवा चल रही होती है तो पानी के सरफेस से टकराती है और पानी के जो में एक मूवमेंट आ जाता है, अप एंड डाउन हिलने लगता है। तो जब तूफान आएगा तो हवा बहुत तेज़ हो जाएगी, और जो है इस कारण जो है
जो वेव्स है वो बहुत बड़ी वेव्स हो जाती है। कई बार जो वेव्स है वो बहुत ज़्यादा तूफान लाती है और बड़ी प्रॉब्लम कर देती है। वेव्स के पीछे क्या फैक्टर थे हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर जो है एक तो सबसे मेन जो फैक्टर है दैट इज़ एयर। एयर भी नहीं कहेंगे, हम इसको बोलेंगे विंड। वेव्स क्यों बहती है? क्योंकि जो विंड का मोमेंट है, हवा चलती है तो वो जो है लगातार वेव्स को जो समंदर का पानी है उसको हिलाती रहती है, वो अप एंड डाउन होता रहता है। एडिशनली स्ट्रॉन्ग वेव्स कैसे बनती हैं? तो जब कभी अर्थक्वेक आता है वॉल्केनिक इरप्शन होता है या अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है, ज़मीन के अंदर जो लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक आ गया या वॉल्केनो फूट गया, तो उसके कारण क्या बहुत ह्यूज वेव आता है। होगा क्या कि जैसे कि इसी में एक टर्म आ रहा सुनामी। सुनामी जो है बेसिकली ये एक जापानीज़ टर्म है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। 2004 में एक भयानक सा जो है एक भयानक सी सुनामी आई थी, एक मिनट, जिसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। अब इसमें क्या था, जो सुनामी के कारण हुआ क्या था, अर्थ के नीचे एक जो है अर्थक्वेक आया और जो है लैंडस्लाइड हुई, ज़मीन फट गई। ज़मीन फटने का जैसे मान लीजिए कि समंदर का पानी का लेवल इतना है, ठीक है, यहाँ पर जो है अर्थ का सरफेस है और यहाँ तक जो है पानी जो है भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। किसी कारण से यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हुआ, यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड होता है और यहाँ से ज़मीन जो है कट जाती है, तो ये जो पानी है यहाँ से नीचे की ओर मूव करता है, ठीक है, और इस जगह को भरने के लिए आसपास से पानी जो है बैक होता है, यहाँ अंदर की ओर आता है। इसके कारण जो किनारे का हिस्सा है, एक काम करते हैं, इसको जो है एक वीडियो के तौर पे हम देखते हैं तो फिर चीज़ें हमको जो है थोड़ी बेहतर समझ में आएगी। ये हाँ, इसको जो है एक वीडियो के तौर पे देखते हैं कि सुनामी कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए ज़मीन के अंदर एक जो है ज़मीन फटती है और फिर जो है पानी का मूवमेंट होता है, बीच की ओर सारा पानी अंदर की ओर कंडेंस हो रहा है, पानी जो है अंदर की ओर आ रहा है। देखिए पानी किस तरह से मूव करता है, पानी जो है, पानी का लेवल हाई हो रहा है, देखिए ये जो है पानी जो है बैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में ज़मीन फटी, पानी अंदर की ओर जाने लगा। उसके बाद फिर क्या होता है देखते हैं। होता है क्या है कि दोनों साइड का पानी जो है टकराता है बीच में और फिर उसके बाद पानी जो है बैक होता है उतनी ही तेज़ी से। देखते हैं फिर इसके आगे क्या हो रहा है। देखिए समंदर, देखिए सारी ज़मीन सूख गई और जो है फिर देखिए पानी बहुत तेज़ी से वापस आता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो गड्ढा बना था उसको चारों ओर से पानी ने भर दिया और पानी बहुत तेज़ी से बैक होना शुरू हुआ और वो किनारे पर आ करके आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी बिल्डिंग्स है, देखिए वो सबको बर्बाद करता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है सुनामी जो है चीज़ों को बर्बाद करता है, ठीक है। अब थी जो 2004 में जो सुनामी आया तो इसकी जो वेव्स थी वो लगभग जो है 15 मीटर की हाइट थी। यू कैन इमेजिन, एक आदमी की हाइट जो है मुश्किल से 1.5 मीटर होती है और यहाँ पर 15 मीटर की हाइट, एक बिल्डिंग जितनी ऊंची जो है एक जो है इसकी हाइट थी। एडिशनली और जो लार्जेस्ट सुनामी जो आज तक मेज़र की गई है उसकी हाइट 150 मीटर तक थी। जो इसकी स्पीड है 700 किलोमीटर तक जाती है, 700 से 800 किलोमीटर। जैसे 2004 वाला जो था वो लगभग 800 किलोमीटर की स्पीड से जो है चल रहा था। यू कैन इमेजिन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या रही होगी और जब उसने विनाश मचाया होगा तो क्या रहा होगा। इंडियन ओशन से ये शुरू होता है और 26 दिसंबर 2004 ये डेट इंपॉर्टेंट है। कई बार एक नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछता है कि जो है ये कब आया था। 26 दिसंबर 2004 क्यों आया था? क्योंकि जो है अंदर एक अर्थक्वेक आया 9.0 का और उसके बाद 2 किलोमीटर से हवाएं चली 700 से 900 किलोमीटर। ये स्पीड हमेशा जो है घटती बढ़ती रहती है। एवरेज जो है 800 का आया और इसने जो है सी कोस्टल एरिया में लगभग 10,000 लोगों की जान ली। और जो है इंडिया में भी जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार पर इसने, इवन कि भारत का जो सबसे लास्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार का सबसे आखिरी पोर्शन, जहाँ पर आप देखोगे अंडमान निकोबार का जो एरिया, आप जो है
यहाँ पर अंडमान निकोबार है, इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इस सुनामी के कारण जो इंदिरा पॉइंट है वो भी पूरी तरह से सबमर्ज हो गया था, और जो है क्या कहते हैं, अब वो जो है इंडिया का लास्ट पॉइंट नहीं रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइड। टाइड क्या है? द rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day, that is called tide। होता क्या है, समंदर का पानी जो है हर दिन 2 बार ऊपर की ओर चढ़ता है और नीचे की ओर गिरता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइड। अब ये टाइड क्यों होता है? होता है क्या कि आपको पता है अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन है। ये ग्रेविटी जो है, ये जो है क्या कहते हैं, सिर्फ अर्थ में ही नहीं है, मून में भी है और सन में भी है। मून का असर जो है ज़्यादा होता है क्योंकि मून हमारे ज़्यादा पास है, सन बहुत बड़ा है, सन का ग्रेविटी ज़्यादा होना चाहिए, बट क्योंकि सन से हम बहुत दूर हैं तो जो है सन की ग्रेविटी कंपैरेटिवली कम पड़ती है, और जो है मून की ग्रेविटी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अब इसका असर क्या है? होता क्या है कि जब भी जो है सन और मून दोनों जो है, सन मून और अर्थ तीनों सब सेम डायरेक्शन में होते हैं। आप इस पिक्चर में, नीचे वाले पिक्चर में देखिए, सन, मून और जो है अर्थ तीनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में चूँकि सन और मून दोनों की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, इसके कारण जो टाइड होती है वो बहुत हाई हो जाती है, जो टाइड है वो काफ़ी ऊंची हो जाती है। अच्छा, इसमें भी 2 सीन है, एक होता है फुल मून, न्यू मून। फुल मून मत कब होता है? जब जो है अर्थ के पीछे मून हुआ और सामने की ओर सन हुआ, तो हमें जो है चाँद पूरा दिखता है। और फुल मून हो या न्यू मून हो, दोनों केस में जो है स्प्रिंग टाइड होती है, और ये दोनों में ही टाइड बहुत ऊंची होती है। अगेन एक सिचुएशन होती है जब मून जो है 90 डिग्री के एंगल पे हो सन के, तो फिर ये टाइड जो है एक एवरेज टाइड होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। एक और वीडियो है, इसको भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, जब जो है थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से वीडियो के साथ समझ पाएगा। पहला जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक हाई टाइड का सीन है, जिसमें जो पानी का लेवल बहुत ऊपर था। यहाँ पर आप देखेंगे तो पानी का लेवल काफ़ी जो है नीचे आ चुका है। तो ऊपर वाला जब पानी ऊपर है हाई टाइड, और जब पानी नीचे आ गया लो टाइड। आगे चलते हैं, ये टाइड की क्या कहानी है। हाई टाइड, पानी नीचे आ गया, मतलब लो टाइड क्यों होता है? तो अर्थ, मून और जो है सन के ग्रेविटी के कारण। मून लगातार जो है इसके चारों ओर रोटेट करता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी काम कर रही है। जिधर मून है उस साइड टाइड हाई हो गई, जिधर मून की ग्रेविटी काम नहीं कर रही उधर लो टाइड हो गई। देखिए मून सामने, टाइड हाई है। फिर जब सन भी सामने आ गया तो टाइड बहुत ज़्यादा हाई हो, क्योंकि सन की भी ग्रेविटी काम कर रही है और मून की भी ग्रेविटी काम कर रही है, तो इस कारण टाइड बहुत ज़्यादा हाई हो गया। फुल मून और न्यू मून दोनों सीन में जो है सेम होता है, टाइड बहुत हाई होती है। जब राइट एंगल पे आता है तो जो है टाइड इसको जो है निप टाइड कहते हैं। चलिए अब जो है वापस, अब जो है हमारे काम की चीज़ लगभग हो चुकी है। अब जो है चैप्टर पे आते हैं। ये जो टाइड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो बेसिकली इसका काम जो है नेविगेशन में है। होता क्या है कि जो बड़े जहाज़ होते हैं, आपको पता है कि जहाज़ का जितना हिस्सा ऊपर दिखता है उसका एक बड़ा हिस्सा पानी के भीतर होता है। तो जब हाई टाइड आएगा, सी लेवल जो है काफ़ी ऊपर आ जाता है, तो जो बड़े जहाज़ हैं वो और किनारे तक आ जाते हैं। तो जैसे ही वो वेट करते हैं हाई टाइड आएगा तो जहाज़ और किनारे तक आ जाएंगे। उसके बाद सामान इजीली अनलोड होगा, या फिर दूसरा सामान लादना है वो उस पर लाद देंगे। फिर अगली बार जब हाई टाइड आएगा तो वो उसके साथ जो है फिर से वापस समंदर में चले जाते हैं। तो इस तरह से टाइड जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एक और टर्म आ रहा है ओशन करंट। ओशन करंट क्या है? जैसा कि आपको बताया था कि धरती पर जो भी पानी है वो लगातार मूव करता रहता है हवाओं के कारण, और एक और बड़ा फैक्टर है कि चूँकि अर्थ लगातार खुद भी मूव कर रहा है,
लगातार जो है वो रोटेट कर रहा है, तो इसके कारण भी जो समंदर का पानी है वो लगातार मूव करता रहता है। अब इस मूवमेंट में भी दो फैक्टर काम करते हैं। आपको ये पता है कि जो भी इक्वेटोरियल जोन होता है, यहाँ पर सनरेज बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, ठीक है, सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं, तो ये पूरा हिस्सा जो है बेहद हॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो रेस चल रही हैं, जो पानी की जो है कि जो वो ओशन करंट बह रही है वो बेहद गर्म होती है। एट द सेम टाइम जो भी जो है पोल्स के आसपास का इलाका है, चाहे आप नॉर्थ पोल से जो पानी आ रहा है या साउथ पोल से जो है ओशन करंट बह रही है, ये बेहद ठंडी होती हैं। तो हमको ध्यान में रखना है कि जो भी ओशन करंट्स इक्वेटर की ओर से चल रही हैं, आप देखोगे यहाँ पर जो है पिक्चर में भी है रेड कलर से, ये सारे के सारे इक्वेटोरियल जोन में हैं या फिर इक्वेटर के जोन में है या इक्वेटर साइड से चल रही हैं। गल्फ स्ट्रीम हो गया या फिर जो है यहाँ पर जो है कई सारी स्ट्रीम्स हैं, जो भी जो है आप देखोगे ध्यान से, जो भी इक्वेटर के आसपास है वो सारी के सारी जो है रेड कलर में है। इट मीन्स वार्म है। क्यों वार्म है? क्योंकि उन पर जो है उन पर वो जो है इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही, इस कारण गर्म है। एट द सेम टाइम जो भी करंट ओशन के पोल्स के आसपास हैं, जैसे आप नीचे की ओर देखिए जो ब्लू कलर में दिख रही हैं, ये सारी की सारी बेहद ठंडी हैं। क्यों? पोल्स के पास से आ रही है, लेब्राडोर, कनारी, ये सारे के सारे पोल साइड से आ रही हैं, तो इस कारण ये बेहद ठंडी हैं। तो ओशन करंट जो है ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओशन करंट का क्या है? जहाँ कहीं भी गर्म ओशन करंट और ठंडी ओशन करंट दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कि यहाँ का इलाका आप देखिए, अगेन आप जो है यहाँ का जो इलाका देखिए, ये सारे ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ भी गर्म और ठंडी पानी एक साथ मिलती हैं। वहाँ पर क्या होता है, मछली पालन के लिए बेस्ट प्लेस होता है। वहाँ पर जो है मछली जो है अच्छे से, वहाँ पर मछलियाँ बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं और जो है मछलियाँ अच्छे से ग्रो करती हैं, और इस कारण जो फिशरीज़ के लोग होते हैं जो मछली पालते हैं वो ऐसे इलाकों को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हॉट करेंट्स हैं उनका मूवमेंट, और जो है जो ठंडी करेंट्स हैं उनका मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ओशन करेंट्स पे ज़्यादा अभी हमको नहीं पढ़ना है, सब हायर क्लासेस की चीज़ें। बेसिकली यहाँ पर हमको सिर्फ इतना जानना था कि ओशन करंट क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की थी, हॉट ओशन करंट और जो है कोल्ड ओशन करंट। तो चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।